हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बी के स्टूडेंट में। दोस्तों, आज हम सीखते हैं महान कहानीकार कवि मुंशी प्रेमचंद उर्फ धनपत राय जी की रचनाओं को, वो भी एक शानदार, जानदार और मज़ेदार कहानी के द्वारा। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को। तो अब हम आ चुके हैं अपनी कहानी पर। तो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो नीले कलर से लिखा हुआ वो कहानी जोड़ने के लिए लिखा गया है, और जो लाल कलर से लिखा गया है वह उनकी रचनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यह, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह सिर्फ एक कहानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो देखिए, यहाँ पर की बात है, एक आत्माराम नाम का साधु था। जैसे यहाँ पे आत्माराम लिखा है तो ये उनकी एक रचना है। एक बार की बात है, एक आत्माराम नाम का साधु था, ठीक है। तो वह मुंशी प्रेमचंद के गोदान में बैठकर पंच परमेश्वर के मंत्रों का उच्चारण करते हुए दो बैलों की कथा सुना रहा था। देखिए, यहाँ पर आपको ये भी नहीं याद करना है कि ये कहानी आखिरकार है किसकी। देखो, यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद का नाम भी आ गया है। तो देखो, एक रचना यहाँ पर क्या होगी, आत्माराम हो गया, एक रचना होगी यहाँ पर गोदान हो गई, और जो यहाँ पर देखो एक और होगी पंच परमेश्वर भी उनकी रचना है, मंत्र भी उनकी एक रचना है, और दो बैलों की कथा भी उनकी एक रचना है। तो देखिए, एक साधु था, वह मुंशी प्रेमचंद के गोदान में बैठकर पंच परमेश्वर के मंत्रों का उच्चारण करते हुए दो बैलों की कथा सुना रहा था, ठीक है भैया। अब जब वो कथा सुना रहा था तो उस कथा को सुनने के लिए कोई ना कोई तो वहाँ बैठा ही होगा ना। तो चलिए देखते हैं कौन बैठा है। दो बैलों की कथा सुना रहा था। इसे सुनने के लिए, किसे? उस कथा को सुनने के लिए, इसे सुनने के लिए बूढ़ी काकी। अब तुम्हें पता ही होगा कि जो कथा आता है ना, वो बूढ़े लोग इस पर बहुत विश्वास करते हैं। तो बूढ़े लोग ही ज़्यादातर कथाएं और पुराण सुना करते हैं। देखो, बूढ़ी काकी भी उनकी एक रचना है। तो बूढ़ी काकी अपने बेटे, तुम्हें पता है जब बूढ़ी काकी कहीं जाती है तो नाती पोते भी उनके साथ चले जाते हैं। तो ये देखो, बूढ़ी काकी अपने बेटे रंगभूमि और भैया कर्मभूमि, दो उनके बेटे थे छोटे छोटे से, रंगभूमि और कर्मभूमि। इनकी दो रचनाएं ये भी है, ये अधिकतर बहुत पूछी जाती हैं। तो रंगभूमि और कर्मभूमि के साथ वहाँ बैठी थी। कहाँ बैठी थी? जहाँ पर वह कथा सुना रहा था वह साधु, तो वहाँ पर बैठी थी। अब जब बैठी थी तो भाई कोई ना कोई तो टाइम होगा, कोई ना कोई तो दिन होगा, तब तो वो कथा सुनाई रही थी। तो देखिए, उस दिन क्या था कि उस समय जब वो कथा की रात थी और ईदगाह का दिन था, होता ना ईदगाह का दिन। तो देखिए, एक पूस की रात भी उनकी एक रचना है, और ईदगाह का दिन, ईदगाह भी उनकी एक रचना है। देखिए, पूस की रात थी और ईदगाह का दिन था। अब दिन था तो देखिए अब फिर क्या हुआ। तभी सेवा सदन से, सेवा सदन कोई स्थान का नाम है, सेवा सदन से दुर्गादास और प्रतापचंद नाम के दो डाकू आए। कहाँ पर? जहाँ पर वो कथा हो रही थी। उन्हें पता था कि हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर लेडीजें अधिकतर कथा सुनती हैं, तो उनके गले में कुछ न कुछ होगा जिससे हमें चोरी करने के लिए मिलेगा। तो देखिए, सेवा सदन से दुर्गादास और प्रताप चंद्र नाम के दो डाकू वहाँ पर आए, और वहाँ विध्वंस फैलाकर, जब डाकू आएंगे तो विध्वंस तो मुझे फैलेगा ही, तो वहाँ विध्वंस फैलाकर बड़ी बहू की बेटी, अब वहाँ बड़ी बड़ी बहुएं बैठी थी, बड़े बड़े घराने की, तो बड़ी बहू की बेटी निर्मला वहाँ बैठी थी। तो देखो, एक रचना होगी बड़ी बहू और एक हो गई निर्मला। तो बड़ी बहू की बेटी निर्मला का मंगलसूत्र चुराकर गमन हो गए। कौन? डाकू। डाकू ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि छोटे मोटे आदमी से हमारा काम नहीं चलेगा। उन्होंने बड़े बड़े जो बड़े बड़े घर की बहुएं थी उनको निहारा, तो उन्हें देखा कि एक बड़ी बहू की जो बेटी है उसका नाम निर्मला था, तो वो मंगलसूत्र पहने हुए थी। तो उन्होंने क्या किया कि उसी निर्मला का मंगलसूत्र चुराया और गमन हो गए। गमन माने भाग गए, ठीक है। तभी अब जब चोरी हो गई तो पता है कि घर वालों को पता चलता है। तो देखिए, तभी बड़े भाई साहब, अब जब बड़े घर की बेटी थी तो बड़े भाई साहब भी होंगे, तो बड़े भाई साहब अपने
कृष्णा मतलब अपने भाई कृष्णा, मतलब जो बड़े भाई साहब थे उन्होंने अपने उनका भाई एक और था कृष्णा, ठीक है, के साथ दोनों भाई मतलब के साथ थाने जाकर रिपोर्ट लिखाई। दोनों भाइयों ने क्या किया कि थाने गए और रिपोर्ट लिखाई। जब रिपोर्ट लिखाई तो फिर क्या होगा, पुलिस आएगी ना, ठीक है। रिपोर्ट लिखाई तब नमक का दरोगा, मतलब जो नमक का दरोगा अपने सिपाही, सिपाही से यहाँ लिखोगे आप कलम का सिपाही, ठीक है, तो सिपाही भी आप याद कर लोगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि नमक का दरोगा अपने सिपाही कफन लेकर चोरों को खोजने निकले। भाई सिपाही जो सिपाही उनका माथा ठनक गया, तो उन्होंने क्या किया, कफन उठाया वहीं से और कफन लेकर चोरों को खोजने के लिए दूध के दाम ना मिलने के कारण वो कफन लेकर तो चोर को खोजने मतलब निकल गए, लेकिन दूध के दाम ना मिलने के कारण वे रास्ते में अपनी प्रेमा के साथ गुल्ली डंडा खेलने लगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो पुलिस वाले हैं वो दूध लिया करते थे, तो उन्होंने रास्ते में सोचा यार क्या फ़ायदा मतलब ढूंढने से, जो अपन दूध लेते थे उसकी भी पैसे नहीं अपन को मिले, तो उन्होंने उस चोर को ढूंढना रास्ते में ही बंद कर दिया और क्या किया, रास्ते में अपनी प्रेमा के साथ, अब उनकी भी कोई प्रेमा होगी भैया, अपनी प्रेमा के साथ गुल्ली डंडा खेलने लगे रास्ते में ही, जहाँ पर रास्ते में मिल गई उस चोर को खोजना गया भाड़ में, अपनी प्रेमा के साथ गुल्ली डंडा खेलने लगे, ठीक है। और भी मंगलसूत्र को नहीं खोज पाए। अब जब भाई प्रेमा के साथ गुल्ली डंडा खेलने लगेंगे तो मंगलसूत्र कौन खोजेगा, कोई नहीं, तो वे मंगलसूत्र को नहीं खोज पाए। क्योंकि अब वो क्यों नहीं खोज पाए, क्योंकि चोर शतरंज के खिलाड़ी की तरह शातिर था भैया, ठीक है। जो चोर था वो जैसे जो शतरंज का खिलाड़ी होता है ना उसकी तरह शातिर था। तो देखो यहाँ पर गुल्ली डंडा भी रचना हो गई, प्रेमा भी रचना हो गई, दूध के दाम भी रचना हो गई और शतरंज के खिलाड़ी तो आपको पता ही होगी। जो चोर था वो शतरंज के खिलाड़ी की तरह शातिर था। उसका चोरी का नशा इतना बढ़ गया था कि उसने सोजे वतन को भी और उसे अपनी रूठी रानी, अब उसकी भी चोर की भी कोई रानी होगी, तो उस सोजे वतन को अपनी रूठी रानी को देकर उसने मना लिया, क्योंकि जो उसकी जो रूठी रानी थी वो सोजे वतन के लिए रूठी हुई थी कि मुझे सोजे वतन मिल जाएगा तो मैं आपसे मान जाऊंगी। तो इसी प्रकार से ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग कहानी के द्वारा स्टडी करने के लिए हमारे चैनल भूपेंद्र कुमार स्टूडेंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।